दूसरी सदी ईस्वी में रोम की रियासत दुनिया की सबसे अजीम ताकत बन चुकी थी। इससे पहले पूरे कुर्रे अर्ज पर इतनी अमीर और ताकतवर एम्पायर का कोई वजूद नहीं था। रोमन सल्तनत के जाहो हशमत का अंदाजा यूं लगाइए कि एक जमाने में मिस्र के फिरौन भी उन्हें खिराज अदा किया करते थे। मिस्र रोमन सल्तनत के सिर्फ एक सूबे तक महदूद था, जिसका रकबा 50 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा था। ये अफ्रीका, एशिया और मगरबी यूरोप के वसी तरीन इलाके पर मुश्तमिल थी। दुनिया की 20% आबादी इसी सल्तनत का हिस्सा थी। बहीरे रोम पर उनके बहरी बेड़ों की मुकम्मल गिरफ्त थी। उस ओहद के जमीनी और आबी तजारती रास्तों पर रोमन बहरिया का कंट्रोल था। ज़राअत, कानकुनी, हथियार साजी, मसनूआत साजी और तजारत इस कौम पर खत्म थी। ये नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत सल्तनत 500 साल तक कायम रही, मगर उसके बाद इसका नामो निशान तक खत्म हो गया। तारीख दानों और मुहक्किकीन के लिए ये हैरत की बात थी कि ये सल्तनत कैसे जमीन बोस हुई और इसका वजूद तक खत्म हो गया। एमन एंड्रयूज ने गहरी तहकीक के बाद इस सल्तनत की बर्बादी की 8 वजूहात दर्ज की हैं। वो इंतहाई हैरत अंगेज वजूहात हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिसका मवाजना आपने आज के पाकिस्तान से जरूर करना है। मगर उससे पहले हम सबको दुआ करनी है कि ए हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क पर रहम फरमा और इसे तरक्की की राह पर गामजन कर। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं बखर नेटवर्क वीडियोस। नाजरीन, रोम की तबाही का पहला नुक्ता तो ये था कि मशरकी यूरोप के इंतहाई जंगजू मुसल्लह कबाइल ने रोमन फौज को कभी चैन से बैठने ही ना दिया। उन पर हमलावरों को जर्मेंटिक कबाइल का नाम दिया जाता था। ये कोई मुनज़्ज़म फौज नहीं थी, बल्कि ये हजारों जंगजुओं पर मुश्तमिल मुसल्लह जत्थे थे, जिनका मकसद लूट मार, कत्लो गारत और रूमी सल्तनत को हर तरीके से नुकसान पहुंचाना था। ये जनूनी और वहशी कबाइल रफ्ता रफ्ता इतने ताकतवर और नडर हो गए थे कि सन 410 में इनके एक कबाइली सरदार किंग एलरिक ने रोम पर हमला कर दिया। इस अजीम शहर की ईंट से ईंट बजा दी गई। बिल्कुल उसी तरह एक कबाइली सरदार ओडोसर ने न सिर्फ रोम पर कब्जा कर लिया, बल्कि उस वक्त के रोमन बादशाह रोमोल्स एक्सटोलिस को माजूल भी कर दिया। मतलब ये कि रियासत की ताकत कमजोर हो गई और दहशतगर्द मजबूत होते गए। बैरूनी दुश्मनों के अलावा रोम का मुआशी बहरान उसके जवाल की दूसरी वजह बन गई। हुकूमत कायम रखने और चलाने के लिए जिस सरमायाकारी की जरूरत थी वो कम होता जा रहा था। बादशाह का खजाना तो शायद बढ़ता जा रहा था, मगर रियाया के लिए खर्च करने की हुकूमती इस्तात कम से कम होती जा रही थी। उसका दावा बिल्कुल इस तरह किया गया कि जिस तरह IMF हमारे जैसे कमजोर मुल्कों को तरक्याती प्रोग्राम देता है, रियाया पर टैक्स बढ़ाया जाता रहा, महंगाई बढ़ती रही। यानी वही काम किया गया जो हमारी अशराफिया मुसलसल करती चली आ रही है। ताजिर अशियाए खुर्दोनोश की मुंह मांगी कीमत वसूल किया करते थे। हुकूमती उमाल टैक्स वसूल करने में जालमाना हथकंडे इस्तेमाल करते थे। कुछ अरसे के बाद तो ये होने लगा कि अमीर तबकों ने रोम के बाहर जागीरें खरीद कर वहां रहना शुरू कर दिया, ताकि उनके असासों पर टैक्स ना लगे और सारा बोझ रियाया पर मुंतकिल हो जाए। यानी एकदम तोड़ती हुई मुईशत को रोमन अशराफिया मजीद तबाही की तरफ कामयाबी से ले गई। एवन के मुताबिक सल्तनत खत्म होने की एक और वजह दफाई जरूरियात का हद दर्जा फैलाव था। दफाई दायरा बहरे ओकियानूस से लेकर दरियाए फरात तक था। यानी इतनी बड़ी सल्तनत को मुनज़्ज़म रखने के लिए अखराजात की कोई हद ही नहीं थी। रूमियों ने अपने पूरे इलाके में बेहतरीन सड़कों का जाल बिछा रखा था। इसके बावजूद सल्तनत पर छोटे छोटे गिरोहों के हमलों और मकामी बगावतों ने अस्करी अखराजात को इतना बढ़ा दिया था कि जिन्हें पूरा करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा था। एक रूमी बादशाह हेड्रियन ने अपनी सल्तनत के कुछ हिस्सों में सरहदी दीवारें बनानी शुरू कर दी थी, मगर इससे अखराजात मजीद बढ़ गए। उनकी हुकूमत में करप्शन इस कदर बढ़ चुकी थी कि अशराफिया अमीर से अमीर तर होती चली गई और रियाया जानवर की सतह पर पहुंच गई। रिश्वत दिए बगैर जायज काम भी नहीं होता था। रोमन बादशाह दरबारी अशराफिया और शाही अम्माल करप्ट और दरोगो थे, बल्कि हद दर्जा नाअहल और कुंद जहन भी थे। उनका मतमे नजर सिर्फ और सिर्फ दौलत इकट्ठी करना और अयाशी करना था, जिसके लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाता था। कभी बादशाह का कोई दोस्त ताजिर मिस्र से आने वाले गल्ले जाती गोदामों में जखीरा कर लेता था, फिर रियाया को महंगे दामों फरोख्त करता था। बादशाह तहाइफ की आड़ में रिश्वत वसूल करना अपना फर्ज समझता था। पार्लियामेंट यानी सेनेट में करप्ट अमरा इकट्ठे हो चुके थे, जो दोनों हाथों से दौलत जाती खजानों में भरते थे। सियासी अदब इस्तेहकाम बढ़ता चला जा रहा था। यही वजह है कि इस रियासत में 75 साल के दौरान 20 बादशाह आए या लाए गए। नया बादशाह लाने का तरीका पुराने बादशाह का कत्ल था। क्या आप यकीन फरमाएंगे कि प्रीटोरियन गार्ड्स वो मुतमिद खास थे जो बादशाह की हिफाजत पर मामूर होते थे। ये बादशाह को कत्ल करने का मुआवजा वसूल करते थे, बल्कि एक मरतबा तो इन मुआवजों ने बादशाह की मसनद पर बैठने को ही नीलाम कर डाला था। यानी जो भी उन्हें ज्यादा पैसे देगा उसे रोम का बादशाह बना दिया जाएगा। करप्शन और नाअहली ने रोम जैसी अजीम सल्तनत का शिराजा बिखेर दिया और वो तारीख के कूड़ेदान में पहुंच गई। अगली बात भी बहुत अहम है। रोमन बादशाह ने वेस्गियुत कबीले को अपनी सल्तनत में रहने की इजाजत दे दी। ये अफरादी कुव्वत रोम के अंदर रहती थी, मगर वो इनके
के अंदरूनी दुश्मन बन चुकी थी। लिहाजा इस अंदरूनी कुव्वत ने रोमियों को नाको चने चबवा दिए। इस कबीला ने रोमी फौज को ताराज और रोमी बादशाह वैलेंस को कत्ल कर दिया। एक वजह हद दर्जा नाजुक नुक्ता है, कबल मसीह के रोमन बादशाह को खुदा का अवतार कहा जाता था। जब सल्तनत में ईसाईयत गालिब हो गई तो बादशाह की देवमालाई हैसियत खत्म हो गई, जो दुरुस्त बात थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मजहबी फिक्र सियासत में दाखिल हो गई। कलीसिया ने बादशाह के इख्तियारात में मदाखलत शुरू कर दी। एडवर्ड गैबन, जो एक नामवर तारीखदान था, उसके मुताबिक ताकत के मुतअद्दिद मराकिज बन गए, जिसमें इस बादशाह सिर्फ एक फरीक बनकर रह गया। पोप दीनी और दुनियावी ताकत का मरकज बनता चला गया और उसने मजहब का लिबादा पहनकर हुकूमत पर कब्जा कर लिया। ये कब्जा रोम को सदियों की तारीखी में ले गया। आखिरी वजह रोमी फौज का शहराजा भी करना था। एवन एंड्रियोस ने जो 8 वजूहात दर्ज की हैं, उन पर इख्तिलाफ राय तो हो सकता है, मगर उन्हें मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता। जो अदना मामलात रोमन एम्पायर को खा गए, वो हर सल्तनत, मुल्क और रियासत के लिए आज भी जहर कातिल हैं। नाकाम और कामयाब हुकूमतों में क्या फर्क होता है? कामयाब रियासत वही है कि जिसमें वो इल्लतें ना हो जो एंड्रियो ने डंके की चोट पर बयान की हैं। आप अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक को देख लें। उन्होंने अपने कायदीन पर कड़ी सख्ती कर रखी है। वो अपनी मर्जी से एक धेला भी खर्च नहीं कर सकते। तरक्की याफ्ता ममालिक वसाइल की अक्सरियत को अपनी रियाया की फलाह व बहबूद के लिए खर्च करते हैं। तालीम, सेहत, पीने के पानी, माहौलियाती आलूदगी और रोजगार पर तवज्जो देते हैं। मुआशरे में ताकतवर और आम आदमी के लिए यकसा इंसाफ, कानून की हुक्मरानी और मसावात की तरवीज करते हैं। अदालतों को मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार बनाते हैं। ब्यूरोक्रेसी के अख्तियारात चेक एंड बैलेंस के असूल पर तकसीम होते हैं। इसके बाद वो तरक्की याफ्ता कौमों की सफ में शामिल होते हैं। मगर हमारे जैसे अदना मुल्क अपनी कमजोरियों को छुपाते छुपाते हर चीज को बर्बाद करते चले जाते हैं और फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।